हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोगों ने जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स को खत्म कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू सोशल इश्यूज। जितने लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने पहले ये दोनों वीडियोस नहीं देखा है, उन दोनों मंथ्स की कवरेज के लिए आप आई बटन में क्लिक करें, आपको वीडियोज मिल जाएंगे। ये जो दोस्तों इशू है, ये इशू सोशल इशू मार्च 2021 के महीने का है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन फाइल किया है जो कि नाखुश है एक चीज से, और वो इशू है यूनिफॉर्म सिविल लॉ को अप्लाई करना ऑन डिवोर्स एंड एलिमनी केसेस। अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल लॉ है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल लॉ की जो जेनेसिस है, इसकी जो जेनेसिस है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप कह सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये एक सेक्युलर कैरेक्टर का लॉ है, न्यूट्रल है इन रेस्पेक्ट टू रिलीजन। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या, ये मेंशन किया गया है हमारे आर्टिकल 44 में, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। पहले मुद्दे को समझते हैं। अ पिटीशन हैज बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ब्लेटेंट अटेम्प्ट टू टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन to practice their religion in the guise of providing uniform civil law across all faith. The petitioner asks the Supreme Court to hear her before deciding whether the uniform civil law for divorce and maintenance and alimony will leave Muslim women like her better off. Last December, Supreme Court agreed to examine Advocate A.K. Upadhyay's plea for a single law covering divorce and maintenance and alimony of all religion. Mr. Upadhyay also argued that the laws governing them in certain religion discriminates and marginalizes women. अब इस चीज को समझे दोस्तों कि अगर शादी में डिवोर्स होता है, आई डिमांड एन एलिमनी फॉर माई मेंटेनेंस, ये चीज अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अलग तरीके से आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, अगर आप हिंदू हैं तो आपको अलग तरीके से कॉम्पनसेशन मिलेगा, एंड इट विल डिफर बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ द विक्टिम और अदर बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ द वाइफ्स ऑफ द वुमेन। अभी जो अलग अलग लोगों को अलग अलग कॉम्पनसेशन मिलेगा, ऑल्दो उन सबका जो तकलीफ है वो एक समान है। इसमें A.K. उपाध्याय साहब ने कहा है कि यूनिफॉर्म अगर सिविल लॉ को अप्लाई कर दिया जाए इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लॉज, जैसे मान लीजिए डिवोर्स, मेंटेनेंस और एलिमनी जैसी चीजों पे, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन द वुमन बिलोंग्स टू, उसके फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंटेनेंस, इस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और इसका सीधा तरीके से उसके फेथ पे भी कोई अटैक नहीं है। फेथ जो होती है, रिलीजन जो होती है, एज गांधी जी ऑल्सो सेड कि ये एक पर्सनल अफेयर है। लेकिन अगर कल को मुझे अपने बिल्स पे करने होंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने होंगे, अपने बच्चों की देखभाल करनी होगी, तो मुझे पैसे चाहिए होंगे। और ये पैसा अगर मुझे मुस्लिम होने की वजह से कम मिलता है और हिंदू होने की वजह से ज्यादा मिलता है, दैट इज समथिंग अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी, दैट इज समथिंग अगेंस्ट अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड जेंडर। इसी चीज को हम लोग यहां पे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पे भी लोगों को इशू ये है कि उनको लग रहा है कि इस तरीके से हम उनके पर्सनल अफेयर्स में घुस रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम उनके रिलीजन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है आर्टिकल 14 और 15 को दिखाकर हम उनसे उनका 25 छीन रहे हैं, राइट टू रिलीजन, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। यहां पे हम लोग सिर्फ इसको जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के तारीख का पर्सनल लॉज जो है इंडिया में, वो जिस तरीके से है कि हिंदू पर्सनल लॉ जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू से गवर्न होता है। जो मुस्लिम लॉ है पर्सनल लॉ, दैट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द शरीयत लॉ। Christians and Jews, they have different personal laws. ये differences जो हैं, ये differences के ऊपर ही हमारा सवाल है। अब अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम लेडी हैं या कोई पारसी लेडी हैं या कोई दूसरे रिलीजन से बिलोंग करती है, उनको जो सुविधाएं मिल सकती हैं इन टर्म्स ऑफ एलिमनी, वो शायद उनको ज्यादा मिले व्हेन इट कम्स टू द हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये गलत है। और जहां पे लॉ, यानी कि जहां पे ये लॉज जो हैं, जहां पे लॉ सक्षम नहीं होता है जजमेंट देने का, जस्टिस देने का, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 142 एक यूनिक पावर है, टू डू कंप्लीट जस्टिस। वही यहां पे किया जाना है, वही यहां पे करने की बात करी जा रही है, वही यहां पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ऑलरेडी सेक्शन 125 के तहत सीआरपीसी में अगर कोई मुस्लिम लेडी जाना चाहे 125 के तहत, तो वो जा सकती है और उसको भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, उसको भी सेम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेम काइंड ऑफ एलिमनी मिलने की उम्मीद है, जो कि आपको हिंदू होने की वजह से मिलता है या फॉर दैट मैटर किसी भी रिलीजन का खुद। इसका मतलब यह है कि जो रिलीजन न्यूट्रल वाली बात है वो आपको ऑलरेडी अभी जो अवेलेबल है वो है सेक्शन 125 सीआरपीसी। Under this section, even a wife who has not divorced her husband has a right to get maintenance from her husband. तो अब ये लोग शायद इस बारे में लड़ रहे हैं कि ऑलरेडी जब सेक्शन 125 है तो क्यों हम अलग से यूनिफॉर्म सिविल लॉ लाने की बात कर रहे हैं। अगर किसी मुस्लिम लेडी को लगता है कि वो अगर किसी मुस्लिम लेडी को लगता है कि वो सीआरपीसी 125 के अंडर में जाकर के कॉम्पनसेट करवाना चाहती है खुद को, तो अभी भी खुला है, अभी भी वो ऑप्शन खुला है।
तो यहां पे शायद ये बात हो रही है। तो क्वेश्चंस जो हैं आपके 142 क्या है उससे पूछ सकते हैं, सेक्शन 125 क्या है ये पूछा जा सकता है, और जो मोटा तौर पे बात है कि किस तरीके से तीन आर्टिकल्स इंटरलिंक्ड है इसमें 14, 15 और 25, ये आपको समझने की बात है। अगर ए के उपाध्याय की प्ली को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो क्या कोई रिलीजन पर अटैक हो रहा है, ये मेंस का सवाल बन सकता है, ये मेंस का सवाल बन सकता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। एक तो डायरेक्ट एमसीक्यू यहीं फंस सकता है प्रीलिम्स में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये वो इंस्टीट्यूट है जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालती है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने अपना 2021 का रिपोर्ट निकाला है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इंडिया के स्पेसिफिक कुछ फाइंडिंग्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला बात, इंडिया जो है उसकी रैंकिंग जो है 28 प्लेसेस गिर गई है। फॉलन इंडिया हैज़ फॉलन 28 प्लेसेस, 28 रैंक्स गिर गई हैं। अभी इंडिया की जो रैंकिंग है वो 140 है आउट ऑफ 156 कंट्रीज, यानी कि पहले जो ये 28 अंक ऊपर थी, अब ये 28 अंक नीचे होकर 140 हो गई आउट ऑफ 156 कंट्रीज। अब आउट ऑफ 156 140 ये जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है ये क्यों है, इसको देख लेते हैं। इंडिया जो है अमंग इट्स नेबर्स इट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन साउथ एशिया, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन साउथ एशिया। और ये अपने नेबर्स जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार इन सबसे भी पीछे है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज डिक्लाइंड ऑन द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स। अभी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स क्या होता है, एज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स मतलब पॉलिटिकली या पॉलिटिकल फील्ड में वुमेन कितनी संख्या में है। दूसरी चीज एजुकेशन अटेनमेंट जो है इसमें इंडिया की क्या रैंक रही है। तीसरी, इंडिया के हेल्थ एंड सर्वाइवल की जो सिचुएशन है, यानी कि इंडिया की जो हेल्थ और सर्वाइवल विच इंक्लूड सेक्स रेशियो, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, इसमें बहुत ही बुरी स्थिति है दोस्तों। यहां इस हिसाब से देखा जाए तो जो चौथा और आखिरी है वो है कि इनकम अर्न बाय वुमेन इन इंडिया इज ओनली 1/5 ऑफ व्हाट मेंस अर्न। इंडिया के जो मर्द हैं वो जितना कमाते हैं उससे 1/5वां हिस्सा औरतें कमाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही बुरी स्थिति में है। यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स जो है, यहाँ पे हम लोगों की जो संख्या है, जहाँ पे जो इंडिया को स्कोर मिला है विच इज 13.5 परसेंटेज पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों की एक बहुत अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है। एजुकेशन अटेनमेंट की जहां तक बात है, यहां भारत की रैंक आई है 114। हेल्थ एंड सर्वाइवल वाला जो एस्पेक्ट है, यहां पे भारत जो जो इंक्लूड करते हैं, यहां पे जो जो चीजें इंक्लूड करते हैं वो सेक्स रेशियो, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, यहां पे भी वर्स्ट है, यहां पे भी वर्स्ट है। इसके अलावा इनकम ऑफ वुमेन, इसमें भी हम लोगों ने बात करी 1/5 से भी नीचे इनकी रोजगार है। तो स्थिति इतनी खराब है। तो ग्लोबल सिनेरियो क्या है, आइसलैंड पिछले 12 साल से जेंडर इक्वालिटी के नाम पे झंडे गाड़ रहा है। टॉप 10 मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्रीज में फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रुवांडा, स्वीडन, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है। अगर आप इन देशों के साथ भारत को कंपेयर करेंगे तो वो सही नहीं होगा बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन दैट वी हैव इन इंडिया। इसके साथ हम लोग को कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर हम रवांडा की बात करें, रवांडा में सिविल वॉर भी चल रहा है, साथ ही साथ रवांडा में बहुत मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी चल रहा है साथ ही साथ। मैनी कंट्रीज जो हैं फेयर वर्स्ट इन दिस ईयर रैंकिंग कंपेयर टू ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, सिर्फ इंडिया नहीं, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी रैंकिंग जो है काफ़ी बुरी हुई है उनके ही पिछले साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, खास करके इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें। जेंडर गैप जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ये लार्जेस्ट है। मात्र 26%, तकरीबन 26% औरतें जो हैं वो पॉलिटिकल लाइफ में या पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं। ये काफ़ी ग्रिम सिचुएशन है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम 81 कंट्रीज को लें तो देयर हैज नेवर बीन अ वुमेन हेड ऑफ द स्टेट। आउट ऑफ 156, 81 कंट्रीज आर देयर जिनके पास कभी वुमेन हेड ऑफ द स्टेट रही ही नहीं, सिवाय बांग्लादेश के। बांग्लादेश एक एकलौता कंट्री है वेयर मोर वुमेन हैव हेल्ड द हेड ऑफ द स्टेट पोजीशंस देन मेन इन द पास्ट 50 years। ये बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा द कंट्रीज विद लार्जेस्ट जेंडर गैप्स इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, उसमें इंडिया आता है। जेंडर गैप की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, उसमें इंडिया आता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ बात करते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है क्या। पढ़ तो लिया, इस बार की फाइंडिंग्स हम लोगों ने देख ली। सबसे पहली बार इसके बारे में पहली बार 2006 में पब्लिश हुआ था। कुल ये 156 कंट्रीज को लेता है, उनकी प्रोग्रेस देखता है टुवर्ड्स जेंडर पैरिटी और इक्वलिटी इन 4 डायमेंशंस, 4 डायमेंशंस में दिखता है। इसके अंदर एमसीक्यू फंस सकता है। नंबर 1 इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, नंबर 2 एजुकेशनल अटेनमेंट, 3 हेल्थ एंड सर्वाइवल, 4 पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है दोस्तों। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड क्या है या इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है।
और इनकी एक फ्लैगशिप स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आती है 2021 में जो निकली है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। इसका जो थीम है, जो टाइटल है इस बार का, वो है माई बॉडी इज माई ओन। समझते हैं यहां पे कि बॉडीली ऑटोनॉमी पे फोकस किया गया है। द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट हैज फोकस्ड ऑन बॉडीली ऑटोनॉमी, इसीलिए ये और ज्यादा मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉडीली ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? द पावर एंड द एजेंसी टू मेक चॉइसेस अबाउट योर बॉडी विदाउट फियर ऑफ वायलेंस और हैविंग समवन एल्स डिसाइड फॉर यू। मेरा शरीर के ऊपर जो पावर है, जो भी मैं काम करना चाहता हूं, ये सब चॉइसेस मेरी खुद की हैं। There should be some sort of an autonomy of myself over my own body, the way I want to use my power, the way I want to use my limbs, everything. ये चीजें जो है मैं कर सकूं बिना किसी डर के, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि somebody else is deciding something for me. ये बेसिकली जिस चीज पे फोकस कर रहा है वो ये है कि द रोल ऑफ वुमेन, अगर आप देखें इंडिया के मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूं अगर, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रोल ऑफ वुमेन इन फैमिली प्लानिंग, इन फैमिली प्लानिंग ना के बराबर होती है। तो यहां पे हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले तो हम लोग जान लेते हैं फैक्ट्स अबाउट इंडिया। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 2015 से 16 का अगर हम डेटा लें तो अबाउट 12% ऑफ करंटली मैरिड वुमेन इंडिपेंडेंटली मेक डिसीजन अबाउट देयर ओन हेल्थ केयर, मात्र 12%। ऑलमोस्ट 23% मेनली टेक्स डिसीजन अबाउट हेल्थ केयर। इट इज द स्पाउस दैट टेक्स अ डिसीजन अबाउट हेल्थ केयर। बहुत कम संख्या में है, बहुत ही कम संख्या में है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू वुमेन अबाउट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज वेरी लिमिटेड। ये इंडिया की स्थिति है। अगर हम विश्व लेवल में बात करते हैं तो नियरली हाफ ऑफ द वुमेन from 57 developing countries do not have the right to make a decision regarding their bodies, including contraceptions, including seeking health care, even on their sexuality, women, their orientation. In countries where data is available, only 55% women are fully empowered to make choices, only 55%. 75% of the countries legally ensure full and equal access to contraceptions. Women around the world are denied the fundamental right of bodily autonomy with the COVID-19 pandemic सिचुएशंस। मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा एक ब्रीफ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, मैं इस एरिया पे फोकस करने के लिए कह रहा हूँ कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ, दिस इंक्लूड्स डिग्निटी। डिग्निटी, और ये डिग्निटी दोस्त तभी आ सकती है जब एक फ्रीडम हमें मिली। अब ये फ्रीडम हमें डिसेंट करने का भी पावर देती है कि हम हर चीज ना माने, हमें ये चॉइसेस करने का स्कोप देती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चॉइसेस विथ रिगार्ड नॉट ओनली टू आवर करियर्स बट ऑल्सो आवर बॉडीली ऑटोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, एक इशू मैं आपको बताता हूं कि मरने के बाद कई लोग जो हैं बॉडी डोनेट करते हैं, बॉडी डोनेट करते हैं, कोई लोग आई डोनेशन करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो ये नहीं कर सकते? उनकी बॉडी, ये उनका अधिकार है। सिमिलरली उनका हेल्थ केयर उनके खुद के अधिकार की बात है। एक बीमार शरीर के ऊपर अगर हम जिंदा रखे हुए हैं उसको, और उसको वो अधिकार भी नहीं देते कि उसको ठीक कर सके जब तक वो कोई दूसरा आदमी उसके लिए डिसाइड ना करे, तो ये उसके लिए उसकी डिग्निटी पे सवाल है, ये उसके डिग्निटी पे सवाल है। ठीक है दोस्त, तो आर्टिकल 21 को इसके साथ आप जरूर ऐड कर सकते हैं। बॉडीली ऑटोनॉमी, राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी कम्स अंडर आर्टिकल, और अदर कैन बी रेड अंडर आर्टिकल 21। अब हम लोग जो बात कर रहे थे वो है यूएनएफपीए के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्थ एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, created in 1969, and the year when United Nations General Assembly declared parents have the exclusive right to determine freely and responsibly the number and the spacing of their children. ठीक है, यहां पे पेरेंट्स बोला जा रहा है, यहां पे फादर्स नहीं बोला जा रहा है। सो दे इंक्लूडेड बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ। और ये स्पेसिंग का मतलब ये होता है एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच का गैप, ये सब उनके ऊपर है। दिस इज एब्सोल्युटली देयर ऑटोनॉमी। द मिशन इज टू डिलीवर वर्ल्ड where every pregnancy is wanted. This is a very impactful word. आज के तारीख में बहुत लोग जो हैं unwanted pregnancies की वजह से या तो abortions कराते हैं या उसको illegally abort करवाते हैं। ये unwanted pregnancy होती कैसे है? इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पे लोगों के दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, खास करके लड़कियों के अंदर वो इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, उनको उतना एम्पावर और एजुकेट किया नहीं गया है। जैसे इसलिए कहा जा रहा है ना कि मात्र 23% अपने हेल्थ केयर के बारे में बोल सकती हैं। ये जो कॉन्ट्रासेप्शंस होती हैं, इसके विभिन्न जो तरीके हैं, इसकी एक्सेस इतना लिमिटेड है। तो ये सब चीजों की वजह से बहुत सारी प्रेगनेंसीज जो है वो अनवांटेड हो जाती है। हमें ये अनवांटेड नहीं बल्कि एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, इस लेवल पे आना चाहिए। एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ
and every young person's potential is fulfilled. This is the ultimate agenda, this is the goal. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे और वो है जेंडर बायसनेस. जेंडर बायसनेस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया. देखिए दोस्त, यहां पे जो चीज समझनी है वो है किस तरीके से एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में या किस तरीके से एडवर्टाइजिंग मीडिया में वुमेन को स्टीरियोटाइप किया गया है, किस तरीके से ये बायसनेस दिखती है. मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट का ग्रुपिंग या एक एडवर्टाइजमेंट का क्लासिफिकेशन बताता हूं जहां पे आप वुमेन को देखेंगी घरेलू काम करते हुए और लड़कों को देखेंगी ऑफिस का काम करते हुए. ये एक नॉर्मल मेन एंड वुमेन का रिलेशनशिप दिखाते हैं. किसी भी ऐड में आप बात कर लो. और एक ऐड आप देखी होंगी आमिर खान की, एक फिल्म, एक एडवर्टाइजमेंट में, जहां पे उसकी एक मिठाई की दुकान होती है और वो दुकान जो अपनी डॉटर्स के नाम से रखता है, उसकी डॉटर्स उस दुकान को चला रहे होते हैं. तो यहां पे आप देखिए कि इसने एक स्टीरियोटाइप को तोड़ा है. बोथ आर एडवर्टाइजमेंट्स. तो यहां पे हम लोग को क्या समझना है कि जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया इज अ स्टडी रिलीज बाय यूनिसेफ एंड जीना डेविस इंस्टीट्यूशन ऑन जेंडर इन मीडिया. ये हम लोगों को पता चलेगा कि किसने रिलीज किया है. ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है. इन्होंने रिसर्च किया है ओवर 1000 टेलीविजन एंड यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट अक्रॉस इंडिया 2019 में, एंड दे हैव एनालाइज्ड इट प्रॉपर्ली. इसके की फाइंडिंग्स के बारे में हम समझ जाते हैं. की फाइंडिंग में यह है कि व्हाइल दे आर सुपीरियर टू द ग्लोबल बेंचमार्क्स इन सो फार एज गर्ल्स एंड वुमेन हैव पैरिटी इन रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ, मतलब लड़की और वुमेन एंड गर्ल्स हैव द पैरिटी, द इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन एंड स्पीकिंग टाइम. कितने समय तक एक्ट्रेसेस स्क्रीन पर रहेंगी, कितने समय तक एक्टर्स स्क्रीन पर रहेंगे, इसमें भी एक इक्वालिटी, एक पैरिटी होनी चाहिए. ठीक है. तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, their portrayal is problematic as they further gender stereotypes. They are more likely than male characters to be shown as married. They are more likely to than the male characters to be shown as married. यानी कि औरतों को ज्यादा से ज्यादा मैरिड दिखाया जाता है ऑन स्क्रीन compared to men. Less likely to be shown in paid occupation. More likely to be depicted as caretaker and parents. Female characters are more likely to be shown as doing stuff like, say, shopping, cleaning, being involved in purchase and preparation of meals, etc. These are the stereotypes. For characters where intelligence is a part of their character, like male characters are more likely to be, for example, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है. ठीक है, जहां पे आपको थोड़ा सा मेल डोमिनेशन आपको दिखेगा. ठीक है. तो जहां पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट ऐसे कैरेक्टर्स, वहां आपको मेल ज़्यादा दिखेंगे. तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप है. 2/3 ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स यानी कि 66%, ऑलमोस्ट 67% इन इंडियन एडवर्टाइजमेंट हैव लाइट और मीडियम टोन स्किन कलर. गोरे लोगों को ये लेते हैं. फीमेल आर बीइंग आल्सो कैरेक्टराइज्ड इनवेरिएबली थिन, पतले दुबले गोरे. ये जो स्टीरियोटाइप है यही खूबसूरती का डेफिनेशन बनता जा रहा है. दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. द इशू हियर इज, while we do see female representation dominate in the Indian advertisement, they are still marginalized by colorism, hypersexualization, and without careers or aspirations outside of the home. ये 3 कैरेक्टर्स बता रहा है. ठीक है, इसको समझना पड़ेगा. This kind of misrepresentations or harmful stereotypes of women in advertising agency have a significant impact on the women and young girls, how they view themselves and their values to the society. The stark inequality must be addressed to ensure equitable society. जो बच्चे देखते हैं, जो लड़कियां बच्ची देखती हैं टीवी में, वो हमेशा यही चीज़ को देख के सीखती हैं. और यही चीज़ देखकर सीखने की वजह से जो है उनके दिमाग में ये इम्पैक्ट ये आ जाता है कि हाँ यही सब चीज़ें तो करने. These are the ideals which is not going to ensure you a equitable society. If you want to have an equitable society, आपको इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट में स्टीरियोटाइप्स को बंद करना पड़ेगा. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं. हम लोग अगले वीडियोज़ में आगे की चर्चा जरूर करेंगे. अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू सो मच.